हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास यूपी बोर्ड का कक्षा 6 का विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे आज इकाई नंबर 9। 8 चैप्टर या 8 इकाई हम कर चुके हैं। हर एक चैप्टर को हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया है और इसी क्रम में आज हमारे पास है यूपी बोर्ड का कक्षा 6 का विज्ञान इकाई नंबर 9। तो 9वां चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे एक ही लेक्चर में। और हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। तो भोजन एवं स्वास्थ्य ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ही लेक्चर में आज हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बस ध्यान से समझते रहना है, ठीक है। तो आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। आयुष्मान भवे, दीर्घायु भवे, उत्तीर्ण भवे, यशस्वी भवे, शतायु भवे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। यदि आप कक्षा 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो या 10 में हो और आपको अपना विज्ञान का सिलेबस पूरा करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का चैनल है। और यदि आप कक्षा 11-12 में हो और आपको अपना केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा करना है एनसीईआरटी का, तो आप एनसीईआरटी के सिलेबस को, अपना केमिस्ट्री के सिलेबस को भी पूरा कर सकते हो। उसके भी सारे लेक्चर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसलिए यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है केएमडी सहारनपुर को, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो लेक्चर आप देख रहे हैं इस लेक्चर को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चैनल है। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की पढ़ाई। हमारा चैप्टर है भोजन एवं स्वास्थ्य। हम 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो नोट्स लिखे हुए हैं वे मेरे द्वारा ही लिखे हुए हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो या अपने स्कूल की क्लास की पढ़ाई करते हो तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, जो आपको नॉर्मली कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो हम करेंगे आज कक्षा 6 के विज्ञान का इकाई नंबर 9, भोजन एवं स्वास्थ्य। भोजन एवं स्वास्थ्य हमारे चैप्टर का नाम है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भोजन किसे कहते हैं। भोजन का मतलब होता है वे सभी पदार्थ जिनको खाने से हमें, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, भोजन कहलाते हैं। तो वे सभी पदार्थ जिनको खाने से क्या मिलती है, ऊर्जा, उन्हें हम कहते हैं भोजन। अथवा दूसरी परिभाषा हो सकती है, शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उन्हें भोजन कहते हैं। तो शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं या खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भोजन। क्या कहते हैं, भोजन। तो अब हम बात करेंगे कि भोजन के कार्य क्या हैं। आपको पता होगा भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। पर इसके अतिरिक्त भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखो, भोजन का जो सबसे पहला कार्य है वो है शरीर के तापमान को बनाए रखना। यदि आप भोजन नहीं करोगे तो आपके शरीर का तापमान अप या डाउन हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर अफेक्ट हो सकता है। नंबर 2, शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना। ये बात तो सबको पता ही थी कि शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करने का कार्य भोजन का होता है। नंबर 3, मांसपेशियों को सक्रिय रखना। यदि आप भोजन करोगे तो आपकी मांसपेशियां कैसी रहेंगी, एक्टिव रहेंगी, सक्रिय रहेंगी। नंबर 4, शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना। यदि आप भोजन करोगे तो आपकी विभिन्न रोगों से आपके बॉडी का जो है रक्षा होता रहेगा, अदरवाइज आप बीमार पड़ सकते हो। तो ये मुख्य रूप से 4 कार्य हैं जो आपको पता होने चाहिए भोजन के। फिर हम बात करेंगे भोजन के स्रोत। अब हम बात करेंगे भोजन के स्रोत। भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, स्रोत का मतलब सोर्स। नंबर 1, पौधे। पौधों से भोजन प्राप्त होता है ना, जैसे अनाज, सब्जी, फल, तेल, मसाले आदि, ये सब भोजन हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। फिर जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है, जैसे दूध, मांस, मछली, अंडा आदि। तो ये सब भोजन किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से। तो भोजन के स्रोत 2 हैं, एक तो पौधे, एक तो जंतु। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि मनुष्य को भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है तो आपको बताना है पौधों से और जंतुओं से। अगली बात, अगला हमारा क्वेश्चन आता है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण का मतलब भोजन ग्रहण करने को ही कहते हैं पोषण। ठीक है, तो सभी पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करना,
ये होते हैं पोषक तत्व। प्रोचीका, ख बीज, प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और जल। तो जब हम इन पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण। उसके बाद हमें पता होना चाहिए पोषक तत्व। क्या पता होना चाहिए? पोषक तत्व। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब शरीर की वृद्धि, विकास तथा स्वास्थ्य के लिए जिन तत्वों का भोजन में होना आवश्यक होता है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिन तत्वों का भोजन में होना आवश्यक होता है उन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व। और पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 6। कौन से हैं ये याद करने का तरीका है प्रोचीका खनिज। क्या तरीका है? प्रोचीका खनिज। तो अब प्रो का मतलब क्या होता है? प्रोटीन, ची का मतलब चिकनाई, का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ख का मतलब खनिज लवण, वी का मतलब विटामिन और जय का मतलब जल। तो इस तरह याद हो जाते हैं। इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटीन। क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिलती है। तो एक तो दालें। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दालों से। दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थ। तो प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? सभी दालें और दूध से बनने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं। ये जरूर ध्यान रखना, प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? दालें और दूध। और प्रोटीन का कार्य क्या है बताओ? प्रोटीन का कार्य है कोशिकाओं का निर्माण व मरम्मत और कोशिकाओं की वृद्धि। तो मतलब हमारे शरीर में जो हमारा जो बच्चे जो है ना छोटे, उन्हें प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उनका शरीर लगातार वृद्धि करता है ना। तो इसलिए आपके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको दालें भी खानी चाहिए और दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे दही, मट्ठा, घी, मक्खन, पनीर, ये सारी चीज़ें आपको जरूर भोजन में ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इन सब में प्रोटीन होगा। और प्रोटीन का कार्य होता है कोशिकाओं का निर्माण करना और कोशिकाओं की मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। बीमारियों से लड़ने की जो पावर होती है उसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसे बढ़ाना भी किसका कार्य है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन के बारे में इतनी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। और प्रोटीन के बाद फिर हमें पता होना चाहिए वसा के बारे में। यह भी एक पोषक तत्व है, वसा। इसे चिकनाई भी कहते हैं, तेल या वसा कह सकते हो। तो यदि कोई पूछता है जी वसा के स्रोत बताओ, वसा कहाँ कहाँ से मिलती है, तो घी, तेल, दूध, अंडा, मांस और मछली, यहाँ से आपको वसा मिलेगा। और तेल या वसा का कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा व गर्मी प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना व गर्मी प्रदान करना। ठीक है। और यदि वसा की अधिकता हो जाए, बहुत ज़्यादा आप वसा खाने में ले रहे हो, फैट ले रहे हो, बहुत ज़्यादा चिकनाई ले रहे हो, तो अपच हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है? अपच, इनडाइजेशन। मधुमेह हो जाता है जिसे कहते हैं शुगर की बीमारी। हृदय रोग हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक या डायबिटीज या फिर इनडाइजेशन भी उन्हीं लोगों को होता है जो वसा को अधिकता में लेते हैं, यानी घी, तेल, दूध, अंडा, मांस, मछली ने बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं। तो आप वसा की बहुत ज़्यादा मात्रा भी भोजन के रूप में ग्रहण ना करें यदि आपको स्वस्थ रहना है। तो विशेष रूप से जो बड़े हैं एज में, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा मात्रा में चिकनाई नहीं खानी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है। प्रो, ची, का। प्रो माने प्रोटीन कर लिया, ची माने चिकनाई यानी तेल या वसा कर लिया, का माने कार्बोहाइड्रेट। अब हम आ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? हमें कौन सा खाना खाना चाहिए जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिले? अनाज। अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मीठे फलों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सब्जियां, शक्कर, चीनी, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। और यदि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, मोटापा भी बढ़ जाएगा यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट आप खाने में लोगे। और कार्बोहाइड्रेट की कमी यदि रही तो वजन में कमी हो जाएगी, दुर्बलता यानी कमजोरी आ जाएगी। तो हमें किसी भी पोषक तत्व के स्रोत पता होने चाहिए, उसके कार्य पता होने चाहिए। यदि वो अधिक मात्रा में आपने भोजन में लिया तो उसके क्या परिणाम होंगे, और कम मात्रा में भोजन में लिया तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला पोषक तत्व है हमारे पास खनिज लवण। क्या है? खनिज लवण। खनिज लवण के स्रोत क्या होते हैं?
सब्जियां और फल, ध्यान रखना। और खनिज लवण जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है, रोगों से रक्षा करना। खनिज लवण को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। रोगों से रक्षा करना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो खनिज लवण यानी मिनरल्स के अंदर होती है, इसलिए हमें खाने में खनिज लवण या मिनरल्स भी लेने चाहिए। फिर यहाँ लिखा हुआ है क्रम, यहाँ लिखा हुआ है तत्व, यहाँ उसका स्रोत, यहाँ उसकी उपयोगिता, और यहाँ कमी से क्या रोग उत्पन्न होगा। जैसे सबसे पहला तत्व है फ्लोरीन, एफ। फ्लोरीन हमें मिलता है पीने के जल में, चाय में और समुद्री भोजन में, इन सब से हमें फ्लोरीन मिलता है। फ्लोरीन का काम होता है दांतों का इनेमल निर्माण करना। हमारे दांत के ऊपर जो इनेमल होता है, सबसे कठोर कवर, दांत का कवर जो है ना बहुत कठोर है, वो इनेमल फ्लोरीन से ही बनता है। और इसकी कमी से क्या होता है, दांतों का इनेमल का क्षरण, जो हमारा इनामिल है दांत के ऊपर का हार्ड कवर, वो खराब हो जाता है यदि हमारे खाने में फ्लोरीन ना हो। तो इसलिए हमें पानी भी पीना चाहिए, उसमें फ्लोरीन होता है। चाय भी थोड़ी बहुत ही पीनी चाहिए। समुद्री भोजन तो हमें नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, पर हमें चाय तो मिलेगी ना। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चाय पीनी शुरू कर दो आप, लिमिटेड। उसके बाद नंबर 2 है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। अगला जो तत्व है, ये सब मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं ये सारे। पोटेशियम, पोटेशियम हमें मिलता है मांस से, दूध, अनाज, फल और सब्जियां। मैं आपको एक ऐसा फल का नाम बता रहा हूँ जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है, वो आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, और वो फल है केला। तो केला हमें ज़रूर खाना चाहिए, केले में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और उपयोगिता है इसका जल संतुलन, हमारे शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखता है पोटेशियम। इसकी कमी से निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है यदि पोटेशियम हमारी बॉडी में उचित मात्रा में उपस्थित ना हो। अगला तत्व है Fe यानी आयरन, लोहा। यह हमें मांस, अंडा, फलियां, अनाज और हरी सब्जियों से मिलता है। सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है पालक से। पालक पता है, पालक का साग खाते हैं हम, बहुत ज़्यादा आयरन होता है उसमें। और इसका कार्य होता है रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक। रक्त में जो मुख्य भाग रक्त का होता है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन से यानी लोहे से ही होता है। और यदि आयरन की कमी हमारे शरीर में होगी तो हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसे कहते हैं एनीमिया। एनीमिया का मतलब खून की कमी, रक्त अल्पता भी आप इसे कह सकते हो। अगला तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम हमें मिलता है दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां और अनाज, इन सब में कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम के स्रोत हैं। कैल्शियम से हड्डियों व दांतों का निर्माण होता है। तो हड्डियों और दांतों को मजबूत करना है, उनका साइज बढ़ाना है, तो आपके भोजन में कैल्शियम होना चाहिए। और यदि कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियों एवं दांतों का कमजोर होना। यदि कैल्शियम की कमी हुई तो आपके हड्डी और दांत दोनों क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी टूटेंगे में, छोटी सी चोट लगी हड्डी टूट गई। अगला तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस हमें मिलता है दूध, मांस और अनाज से, और इसका काम होता है हड्डियों व दांतों का निर्माण करना। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हड्डी और दांतों का निर्माण करते हैं, और यदि फास्फोरस की कमी हुई तो हड्डियों एवं दांतों का कमजोर होना, ये समस्या हमारे अंदर आ जाएगी। तो जो प्रभाव कैल्शियम का है वही फास्फोरस का है। कैल्शियम से भी हड्डी और दांत बनते हैं और फास्फोरस से भी। और यदि कैल्शियम की कमी होगी तो भी हड्डी और दांत कमजोर हो जाएंगे, और फास्फोरस की कमी हुई तो भी हड्डी और दांत कमजोर हो जाएंगे। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन हमें समुद्री भोजन से मिलती है या आयोडीन युक्त नमक से। आयोडीन का काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना, और आयोडीन की यदि कमी हमारे भोजन में हुई तो हमारे घेंगा रोग हो जाएगा। घेंगा रोग उसे कहते हैं जिसमें गला यहाँ से मोटा हो जाता है, गर्दन इस जगह से, इस जगह से, यहाँ से नहीं, यहाँ से मोटी गर्दन यदि किसी की होती है, विशेष रूप से ये समस्या महिलाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी है, घेंगा रोग है। ठीक है बेटे। तो अब आते हैं हमारे पास विटामिन। भाई प्रो माने प्रोटीन हमने पढ़ लिया, ची माने चिकनाई यानी तेल वसा पढ़ लिया, का माने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, है माने खनिज लवण पढ़ लिया। अब आगे वी माने विटामिन। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन के स्रोत क्या होते हैं? विटामिन के स्रोत होते हैं फल व सब्जियां, इनसे मिलता है हमें विटामिन। विटामिन का कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। अब आपको विटामिन के बारे में 2-3 बातें बढ़िया बढ़िया सी समझनी है। सबसे पहली बात, विटामिन 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जो तेल में घुलते हैं या वसा में, चिकनाई में, और वे हैं A, D, E, K। ये
वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, ये हैं विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो अब विटामिन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम, ध्यान से देखना। ये सारणी आपके सामने बनी हुई है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा परीक्षा में, पक्की बात है। मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें विटामिन के बारे में सवाल ना पूछा जाए परीक्षा में। तो यहाँ तो हैं हमारे लिखे हुए विटामिन, यहाँ लिखे हुए स्रोत, वो विटामिन हमें किस किस भोजन से मिलेगा, और विटामिन की उसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है, और उस रोग के लक्षण क्या हैं। तो ये सारणी बहुत काम की है जो आपकी किताब में दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए हमें मिलता है अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि, इन सब में विटामिन ए होता है। विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसे कहते हैं रतौंधी या कैटरेक्ट, रात का अंधापन। रतौंधी का मतलब रात को अंधेरे में कम दिखाई देता है। लक्षण यह है रात में ठीक से दिखाई न देना। तो विटामिन ए की कमी आपके भोजन में नहीं होनी चाहिए। जो अंडे नहीं खा सकते, मक्खन, घी, हरी सब्जियां, गाजर वगैरह आपको खानी चाहिए। फिर अगला है विटामिन बी। विटामिन बी अनाज के छिलकों से मिलता है। जैसे हम दलिया खाते हैं ना, तो उसमें गेहूं के छिलके तो होते हैं ना। अंडा, मछली, दूध और पनीर, तो अनाज के छिलके, दूध और पनीर, इन सब में विटामिन बी होता है। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग पता कैसा होता है? होंठ और मुंह का फट जाना, मुंह का फट जाना, जिसे कहते हैं इसका तो मुंह आ रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा तो मुंह आ रहा। हाथ पैर में दर्द होना, त्वचा का फट जाना, तो ये सब विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी, जिसके लक्षण हैं। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी आपको खट्टे फलों से मिलता है, जैसे नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा आदि। खट्टा फल कोई सा भी हो, चाहे कच्चा आम है, उसमें भी विटामिन सी होगा। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं? स्कर्वी। और स्कर्वी के लक्षण होते हैं मसूड़ों में सूजन, दांतों से खून आना, जिसके दांत ब्रश करते हुए दांत में से खून आता है, मसूड़े सूजे रहते हैं, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर विटामिन सी की कमी है। इसकी कमी है विटामिन सी की। और विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? खट्टे फलों से। किससे मिलेगा? खट्टे फलों से। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी हमें मक्खन से मिलता है, दूध से, मछली से, मछली का तेल से, सूर्य के प्रकाश से। यहाँ सूर्य का प्रकाश ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स का दूसरा नाम है सूखा रोग। और इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर और टेढ़ी होने लगती हैं, तो इसे कहते हैं सूखा रोग या रिकेट्स। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां या हरी सब्जियों आदि से सबसे विटामिन ई मिलेगा। और विटामिन ई की कमी से होता है पक्षाघात या पैरालिसिस और जनन क्षमता में कमी। ठीक है, पक्षाघात में क्या होता है? शरीर के अंगों का काम न करना, शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाता है। पैरालिसिस तो आपको पता है ज्यादातर बूढ़े व्यक्तियों में होता है। फिर आता है विटामिन के, जिसे कहते हैं अधरंग भी कहते हैं ना, इसे पैरालिसिस को अधरंग। विटामिन के, विटामिन के आपको मिलेगा सोयाबीन से, हरी पत्तियां, अंडे आदि से सबसे विटामिन के मिलेगा। विटामिन के की कमी से क्या होगा? रुधिर स्राव। यदि कहीं चोट लगी तो खून बहना ही बंद नहीं होगा, रुधिर क्या होता रहेगा? स्राव उसका होता रहेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी। और लक्षण है चक्कर आना, चक्कर यदि आ रहे, विटामिन के की कमी है। सीने में दर्द हो रहा तो विटामिन के की कमी है। दिल की धड़कन यदि तेज हो रही तो विटामिन के की कमी हो सकती है। अब ये जो मैंने लक्षण पढ़ाए ना आपको, सारे विटामिन की कमी से होने वाले लक्षण, इन लक्षणों को अपने अंदर ना ढूंढने लग जाना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन लक्षणों को अपने से ही मैच करना शुरू कर देते हैं। तो बताओ विटामिन के बारे में सारी बातें पता चली या नहीं चली? यदि वास्तविकता में आपको समझ में आया ना, तो लेक्चर को लाइक करो लेक्चर को। और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल वास्तविकता में आपके काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है, आपके काम का भी, आपके दोस्तों के काम का भी। इसमें आपको कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का सारा विज्ञान का कंटेंट मिलेगा, और कक्षा 11-12 का केमिस्ट्री का सारा कंटेंट मिलेगा, एनसीईआरटी बुक का, उससे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो बच्चा विज्ञान बिल्कुल भी नहीं जानता है, कक्षा 6 की प्लेलिस्ट देखो, 7 की प्लेलिस्ट देखो, 8 की प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो। अगला जो पोषक तत्व है वो जल है। देखो प्रो, ची, का, खे, वी, ज, जय लास्ट में आया जल। ये जो शब्द मैंने बताया ना आपको, इसे याद कर लेना। प्रो, ची, का,
खनिज, इसे आपको याद कर लेना है। प्रोचिका खनिज को प्रोटीन कर लिया, ची चिकनाई तेल वसा कर लिया, कार्बोहाइड्रेट कर दिया, खनिज लवण कर दिया, विटामिन कर दिया, जल पे हैं हम, इस पे हैं हम जल, प्रोचिका खनिज। तो जल, जल ही जीवन है, सारी दुनिया को पता है जल है तो जीवन है। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ये भी पता है सबको। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। बिल्कुल, हमारे शरीर में 60 से 70% जल ही होता है, मतलब 60 से 70% तो पानी है हमारी बॉडी में। यदि किसी आदमी का वजन 100 किलो है ना, तो 70 किलो तो उसमें पानी है। ठीक है, समझ में आई बात। आगे चलते हैं, चलो। जल के कार्य, जल के कार्य, पाचन के बाद शेष अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये जल का कार्य है। त्वचा के भीतर के दूषित पदार्थों को पसीने के साथ बाहर निकालना, तो पसीना जब बाहर निकलता है उसमें दूषित पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं जल के द्वारा। शरीर के तापमान को संतुलित करना, जल का काम ही है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना, तो यदि जल की मात्रा भरपूर है तो आपकी स्किन हेल्दी होगी, और यदि पानी की कमी आपकी बॉडी में है तो आपकी स्किन हेल्दी नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी। इसलिए शरीर की, त्वचा की, सबकी जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखता है जल। फिर आता है संतुलित आहार। पोषक तत्व सारे हो गए हमारे, प्रोचिका खनिज सारे पढ़ लिए 6 के 6। अब आगे हम संतुलित आहार पर, किस पर आए हैं? संतुलित आहार। तो संतुलित आहार का मतलब जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। माने संतुलित आहार का मतलब एक ऐसा भोजन जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व माने प्रोचिका खनिज हो, उचित अनुपात में हो, उचित मात्रा में हो। तो ऐसा ही भोजन हमें करना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व हो सही मात्रा में उपस्थित। फिर आता है कुपोषण। क्या आता है? कुपोषण। कु माने बुरा, पोषण माने जब खाना ठीक ठाक ना खा रहे हो, या तो किसी पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा हो, जरूरत से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा जरूरत से ज़्यादा चिकनाई खा रहे आप, तो वो भी कुपोषण है। या फिर किसी पोषक तत्व की मात्रा जरूरत से कम हो, जितनी जरूरत है उससे कम। लंबे समय तक संतुलित आहार न मिलना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। क्या क्या लक्षण है कुपोषण के? समझना ध्यान से। कुपोषण के लक्षण क्या हैं? कौन से लक्षण कुपोषण में आपको देखने को मिलेंगे? देख लें फिर। देखो, सबसे पहले शरीर की वृद्धि रुकना। यदि किसी के शरीर की वृद्धि नहीं हो रही, ग्रोथ रुक गई है, तो समझ जाओ कुपोषण है। मांसपेशियां ढीली होना अथवा सिकुड़ जाना, झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा होना, शीघ्र थकान होना, ये कुपोषण है। चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना, कमजोरी तथा शरीर का वजन कम होना, हाथ पैर पतले एवं पेट फूल जाना अथवा शरीर में सूजन आना, तो ये सब कुपोषण के ही लक्षण हैं। इन लक्षणों को अपने अंदर ढूंढ रहे होंगे कुछ बच्चे कि मैं अपनी मम्मी को कहूंगा कि मुझे कुपोषण है, आप मुझे खाना नहीं दे रही ढंग से। चलो आ जाओ। यहाँ है कुपोषण जनित रोग और उसका कारण, और उसका रोग का लक्षण क्या है, और उस रोग से बचाव किस तरह होगा। जैसे ये बहुत आता है पेपर में, मेरेस्मस। मेरेस्मस जो है वो प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से होता है। यदि खाने में प्रोटीन नहीं मिल रहा, एनर्जी कम मिल रही, तो मेरेस्मस रोग होगा। और मेरेस्मस रोग का लक्षण यह है कि कमजोर तो होगा शरीर, दुर्बल चेहरे पे कमजोरी नजर आएगी, धसी हुई आंखें, आंखें अंदर की तरफ धसी हुई दिखाई देंगी, और झुर्रीदार त्वचा पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ होंगी। बचाव क्या है? संतुलित भोजन लेना। आप भोजन अपना खाना ठीक ठाक खाओ, संतुलित भोजन लो, तो इस रोग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये रोग ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। एक रोग है क्वाशरकोर। ये प्रोटीन की कमी से होता है। इसकी कमी से? प्रोटीन की। इसमें शरीर में सूजन होती है, हाथ पैर दुर्बल हो जाएंगे, बाल भूरे और पतले रंग के हो जाएंगे, पतले भूरे रंग के और पतले। बच्चों के रोग हैं ये सारे। इसका बचाव है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ सम्मिलित करना चाहिए बच्चे के भोजन में। और ये रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बड़ों में भी और बच्चों में भी। एनीमिया, इसे कहते हैं रक्त अल्पता या खून की कमी। इसमें आयरन की कमी होती है, क्योंकि खून आयरन से ही तो बनता है, लोहे से। इसके लक्षण है नाखून का सफ़ेद पड़ जाना। यदि नाखून आपके बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहे,
जरा सी भी उसमें लाल रंग या पिंक कलर नहीं है तो समझ जाओ एनीमिया है। पैरों में सूजन आना, पैर पैर यदि सूजने लग गए, भूख कम लगना, तो ये किसके लक्षण है? एनीमिया के। और इसे दूर करने का उपाय है आयरन युक्त भोजन लेना, यानी आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें आयरन हो। और वो भोजन क्या है? पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है। आयरन माने लोहा। और वैसे आपको पता है कि स्कूल में बच्चों को आयरन की गोली भी दी जाती है, तो आयरन की गोली आपको जरूर खानी चाहिए जब भी दी जाती है स्कूल में खाने के लिए। ठीक है, आयरन की टैबलेट यानी लोहे की टैबलेट। अब लोहे की कमी वैसे नहीं पूरी होने की। कभी आप सोचो कि आप जो है 100 ग्राम लोहे की कील खरीद लोगे और उन्हें खा जाओगे ना। हमें आयरन जिस अवस्था में चाहिए उस अवस्था में, या तो सब्जियों में आयरन है, फलों में आयरन है, सेब में भी होता है आयरन, ठीक है, अनार में भी होता है, और इधर सब्जियों में पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होगा, पालक में जिसका साग बनता है। फिर है कुपोषण का प्रभाव। कुपोषण, यदि हमें बच्चे के शरीर में कुपोषण है, यानी उसे सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिल रहे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे के शरीर पर? देखो, वजन में निरंतर कमी आएगी उसके, मांसपेशियों की दुर्बलता, उसकी मसल्स वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। वयस्क होने पर कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी वर्किंग एबिलिटी घट जाएगी, शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होगा, बौद्धिक विकास अवरुद्ध होने से पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। तो इसलिए बच्चे का खाने पीने में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खाने पीने का ध्यान नहीं देते, बाहर की चीज़ें खाते रहते हैं। जैसे जब भी उन्हें मौका मिलेगा वे दुकान से जाएंगे, चिप्स, कुरकुरे और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं, पर वे जो चीज़ खानी चाहिए वो नहीं खाते। जब भी आपको खाना है तो ध्यान रखना कि उसमें प्रो ची का ख वी जय, इनमें से 6 में से 6 चीज़ें जिसमें हैं खाने में वो सबसे बढ़िया है। सही बता रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही या नहीं मिल रही। उसके बाद है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना। यदि कुपोषण है उसे, तो वो बीमारियों से भी नहीं लड़ पाएगा सही तरीके से। संक्रामक रोगों से ग्रसित होना, और उसे बहुत ज़्यादा संक्रामक रोग होंगे। तो आपके शरीर में यदि कुपोषण है तो आपको बीमारी भी जल्दी लगेगी। यदि किसी आपके दोस्त को यदि नज़ला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो आपको भी हो जाएगा। और यदि आपका शरीर में कुपोषण नहीं है तो किसी को जुकाम हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम क्या खाएं, कारण, क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। ठीक है, अब देखो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। इन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम में गन्ने का रस और शरबत का सेवन करें, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति मिलती है। तो गर्मियों में आपको गन्ने का रस और शरबत वगैरह पीते रहना चाहिए, शरीर को ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। गुड़, लाई या चना, सत्तू का नाश्ता ये करें। गुड़ भी खा सकते हैं और चना भी खा सकते हैं, गुड़ और चना, और सत्तू का नाश्ता कर सकते हैं। ये पौष्टिक होते हैं और सुपाच्य होते हैं, यानी इजी टू डाइजेस्ट, आसानी से पच जाते हैं। पराठा खाना चाहिए, रोटी का प्रयोग करना चाहिए, है ना। शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है इनसे, पराठा और रोटी खाने से। अंकुरित अनाज का सेवन करें। अंकुरित अनाज जैसे चने हैं या मोटी दालें हैं, उन्हें अंकुरित करके फिर खाएं। ये बहुत पौष्टिक होती हैं और सुपाच्य होती हैं, यानी सुपाच्य का मतलब जो पचने में आसान हो, इजी टू डाइजेस्ट। मौसमी फल अवश्य खाएं। जो मौसम का फल है वो खाना चाहिए हमें, जो मौसम का फल है वो खाना चाहिए जो उस मौसम में आता है। जैसे गर्मियों में आम आते हैं, इससे रेशे प्राप्त होते हैं, पाचन सही रहता है एवं शरीर की रोगों से सुरक्षा होती है। उसके बाद गर्मियों में दूध, मट्ठा, लस्सी, छाछ आदि का सेवन करें। तो गर्मियों में आपको दूध भी पीना चाहिए, मट्ठा, लस्सी, छाछ इनका सेवन करना चाहिए। इससे त्वचा स्वस्थ रहती है तथा शरीर एवं मानसिक विकास होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वही आपको भोजन में लेनी चाहिए कम से कम। और आप क्या खा रहे? चाउमीन, मोमोज, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल, ठीक है, हॉट डॉग और चिप्स, कुरकुरे, ये ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे आप, टॉफ़ी खा रहे आप। तो इनसे आप अपने शरीर का पोषण ना करके कुपोषण कर रहे, इस चीज़ का ध्यान रखो। पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन करें। समस्त पौष्टिक तत्व प्राप्त होने से शरीर स्वस्थ रहता है, कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। और बेटे घर में बने नाश्ते का प्रयोग करें, जैसे इडली, ये घर में बनी हुई इडली की बात कर रहा मैं,
जो इडली आपकी मम्मी बना सकती हो, या फिर उन्हें बनानी सिखाओ। इडली आप सिखा सकते हो उन्हें। जब आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इतनी चीज़ें देखते हो तो क्या यूट्यूब पर आप इडली बनाना नहीं सीख सकते? इडली बनाना अपनी मम्मी को सिखाओ या आप खुद सीख लो। तो उन्होंने कहा है कि घर में बने नाश्ते का प्रयोग करें, जैसे इडली, डोसा, सांभर, हलवा, बेसन की पकौड़ी, दलिया। यदि ये चीज़ें आप घर में बना सकते हो या आपकी मम्मी बना सकती हो या बनाना सीख लो तो ये करना चाहिए आपको। ये नहीं कि मम्मी मैं थोड़ी सी चाउमीन ले आऊँ, क्या मम्मी मैं थोड़े मोमोज ले आऊँ। ये बाहर की चीज़ें आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। जो मन कर रहा उसे घर में बनाओ, और ये चीज़ें अच्छी हैं। पौष्टिक व सुपाच्य होता है। ये पौष्टिक है यानी इनमें सारे पोषक तत्व हैं, और सुपाच्य का मतलब इजी टू डाइजेस्ट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल सारी चीजें बहुत काम की हैं। क्या कम खाएं या न खाएं, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या कारण है उसका कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम से कम करें। कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम से कम करना चाहिए। कारण, कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे कैलोरी बढ़ती है जो हमारा वजन तेजी से बढ़ाती है, और हमें मोटापा संबंधी कई रोग हो सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे शुगर की बीमारी हो सकती है जिसे मधुमेह कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाएंगी यदि आप कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पियोगे। तो मेरा तो मानना यह है कि कोल्ड ड्रिंक पीनी बंद कर दो बिल्कुल। बाजार के बने पकौड़ी, समोसा, खस्ता आदि न खाएं। भाई घर बना लो, पर बाजार से बने हुए पकौड़ी ना खाओ, समोसा ना खाओ, खस्ता खस्ता छोले होते हैं ना, ये चीज़ें बाजार की नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? बाजार की बनी वस्तुओं में स्वच्छता एवं सफाई न रहने से उन पर मक्खी बैठती हैं, जिससे उनके पैरों में कीटाणु चिपककर भोजन में आ जाते हैं तथा हमें बीमार कर सकते हैं। तो बाजार की चीज़ों से दूर रहो बिल्कुल। घर में बनवा लो जो भी कुछ खाना हो तो, या बनाना सीख लो। फिर क्या चीज़ है जिसे खाने से मना किया गया है? नूडल्स व अन्य फास्ट फूड का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चाउमीन, ये चीज़ें कम से कम प्रयोग करें। नूडल्स व अन्य फास्ट फूड, फास्ट फूड तो समझ रहे हैं आप, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, मंचूरियन, हॉट डॉग, पास्ता, ये जो बाजार में मिलते हैं ना बने बनाए, आप जाते हो रेस्टोरेंट में या किसी रेडी पर खड़े होकर खा लेते हो। ठीक है, ये चीज़ें बाजार की बंद करो। नूडल्स व अन्य फास्ट फूड से हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं प्राप्त होता है, जो शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं है। तो आप अपने शरीर का नुकसान करोगे। पहले तो स्वास्थ्य खराब होगा, और फिर उस बीमारी को सही करने के लिए पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, और टाइम तो वेस्ट होगा ही, आपका काम भी सारा अधूरा रह जाएगा। उसके बाद है ब्रेड, बन व मैदे से बने भोजन का सीमित प्रयोग करें। गैर मौसमी फलों को न खाएं। तो आपको ब्रेड, बन और मैदे से बनी हुई जितनी चीज़ें, जैसे बाजार में जाके हम भटूरे खा लेते हैं ना, ये भी बहुत खतरनाक है, छोले भटूरे खाना। कभी मन कर रहा तो मम्मी को ही कह दो या अपने आप बना लो। ठीक है भाई, ब्रेड, बन एवं मैदे से बने भोज्य पदार्थ अतिरिक्त वजन बढ़ाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा मौसमी फल एवं सब्जियों का ही प्रयोग करें, क्योंकि गैर मौसमी फल महंगे होते हैं तथा कम पौष्टिक होते हैं। जिस मौसम का फल है, जो इस मौसम में फल चल रहा है वही ही खाओ। अब मान लो सर्दियों में आप कहने लग जाओगी मुझे तो आम खाना, तो बाजार में आम मिल तो जाएगा, एक तो बहुत महंगा मिलेगा और उसमें पौष्टिकता की कमी होगी बहुत ज़्यादा, वो आपको नुकसान ही देगा। ठीक है, इस मौसम का जो फल है, मौसम के अनुसार फलों को खाना चाहिए, तभी आपको सारे पोषक तत्व मिलेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा चाय, कॉफ़ी सीमित मात्रा में सेवन करें। चाय और कॉफ़ी का, चाय एवं कॉफ़ी में कैफीन नामक नशीले पदार्थ पाए जाते हैं। इनके पाए जाने के कारण इनका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चाय और कॉफ़ी का भी कम से कम प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता से कम या अधिक भोजन न करें। जितनी ज़रूरत है उतना ही भोजन करें, उससे कम भी नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। अत्यधिक या कम भोजन हमारे शरीर में कुपोषण पैदा करता है। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, और कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे, पेट भरते नहीं अपना। कम से कम बच्चों को तो पेट भर के खाना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेट भर भी गया फिर भी खाते ही जा रहे, वो भी नुकसानदायक है। सड़क पर ठेलों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ यथा पानी बतासे जिन्हें गोलगप्पे भी कहते हैं। भाई सड़क पर ठेलों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ जैसे पानी बतासे, चाउमीन,
बर्फ गोला, कुल्फी आदि का सेवन न करें। सड़क पर जो रेडी हैं उन पर नहीं खाना खाना चाहिए ऐसी चीजें, फास्ट फूड। बाजार की वस्तुओं में धूल, गंदगी एवं कीटाणु आदि होने के कारण यह हमारे शरीर को रोगग्रस्त ग्रस्त कर सकते हैं। बताओ ये सारी बातें आपके काम की नहीं है क्या? और आपके काम की खाली इसलिए नहीं है कि एग्जाम में आएंगी या नहीं आएंगी, एग्जाम में तो आएंगी, पर ये आपके जीवन को भी अच्छा करेंगी। जब तो इस चैप्टर का नाम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है। यहाँ लिखा हुआ है कुछ और भी जाने। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इसी क्रम में हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 9। तो हमने 9वां चैप्टर भी अपना कंप्लीट कर दिया। इस प्लेलिस्ट में आपको 9 चैप्टर अभी तक मिल जाएंगे, इससे आगे के चैप्टर भी प्लेलिस्ट में आगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कक्षा 6 विज्ञान की प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत काम की है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बिल्कुल भी अभी करो तुरंत। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो तुरंत, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय, टेक केयर।